हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है ज्वालामुखी का। हम वोल्केनो पढ़ते हैं। ज्वालामुखी जो कि आकस्मिक घटना है अंतर्जात बलों की। वोल्केनो हमने ज्वालामुखी के अंदर सामान्य बातें कर ली है, जिसके अंदर हमने चर्चाएं की कि इसकी संरचना किस रूप में होती है, इसमें क्या क्या निकलता है, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैस निकलती हैं, जिनकी बातें हमने कर ली थी। फिर हमने यहाँ पर इसका जो प्रकार देखे हैं, एक तो सक्रियता के आधार पर देखे, एक भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इनके प्रकारों को पढ़ा। जहाँ पे हमने इसके प्रकारों में सक्रियता के आधार पर हमने क्या क्या पढ़ा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी पढ़ी हमने, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी पढ़ी, और हमने वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी पढ़ी, वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी पढ़ी और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद में जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम इन ज्वालामुखियों के प्रकार देखते हैं, रासायनिक जो गुण होते हैं इनके, उनको भी हमने ध्यान से इसको पढ़ा हुआ है। इसके बाद अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी का जो द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अभी? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, इसकी बातें करेंगे। ज्वालामुखी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनमें हम इनको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं केंद्रीय उद्भोदन द्वारा। जो केंद्रीय उद्भेदन हमने अभी पढ़ा, केंद्रीय रूप में जो ज्वालामुखी निकलती हैं, एक दरारी रूप में निकलते हैं। केंद्रीय उद्भेदन द्वारा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ, मुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। एक तो ये पढ़ेंगे, एक दूसरी इसके अंदर ये पढ़ेंगे जो दरारी भाग है, दरारी उद्भेदन द्वारा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। एक ये पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट तो कौन सा होगा इसका? केंद्रीय उद्भेदन वाला। और दूसरा हो गया इसकी जो स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है, जो स्थलाकृतियाँ हम देखते हैं, कोई भी पर्वत बनता है किसी भी ज्वालामुखी के द्वारा, तो उसका जो निर्मित हो गया उसकी आकृति कैसी है, मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी, यानी वो आकृति किस तरीके की दिखती है, वो आकृति ही अपने को पढ़नी है कि कौन से जो ज्वालामुखी दरारी या केंद्रीय जो ज्वालामुखी है उसके द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे। केंद्रीय उद्भेदन द्वारा जो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनकी बातें करेंगे। वह ज्वालामुखी जो निर्मित स्थलाकृतियों में हम बात करते हैं जो केंद्रीय उद्गार होता है। केंद्रीय उद्गार में हम क्या क्या बात करते हैं? केंद्रीय उद्गार से क्या क्या निकलता है? गैस निकलती है, जलवाष्प निकलता है, पर्याप्त मात्रा में जो लावा है वो निकलता है, और विखंडित पदार्थ निकलते हैं बाहर, ठीक है। जो निकलते हैं बाहर, जो आते हैं आंतरिक भाग में, जो मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आता है, तो उससे अनेक प्रकार के जो शंकु बनते हैं, अनेक जो शंकु का निर्माण होता है, यानी कोण का निर्माण। शंकु किसको कहते हैं? कोणधारी रूप को। जैसे इस प्रकार का जो निर्मित स्थलाकृतियाँ, जैसे यहाँ पे कोई नली है, इस केंद्रीय उद्गार है, यहाँ पे इससे जो निकला लावा वो यहाँ पे आकर के जमा होता गया, तो यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो गया। समझ गए बात? ये नली है, नली से निकलता हुआ लावा है, वो यहाँ पे जैसे मानो ये प्लेट है, इस प्लेट में यहाँ पे इस क्षेत्र में एक पिच्छक है, नली है, यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ जम गया, फिर और निकला और जम गया, फिर और निकला और जम गया। ऐसे ही यहाँ पे मैग्मा निकलता रहता है और जमता रहता है। अब ये जमेगा तो अब इस धरातल के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर हम धरातल पर देखेंगे तो इसकी ये आकृति किस रूप में दिखेगी?
तो हम इसको पढ़ेंगे आज। तो केंद्रीय उद्भेदन में से गैस है, जलवाष्प है, जो लावा है या विखंडित जो पदार्थ होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं, वो बाहर आकर के जैसे इस जगह पे जमते हैं तो इससे जो निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी जिनको हम शंकु का निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? शंकु कहते हैं, शंकु, ठीक है, कोन, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेगी। तो ये किन किन रूपों में बनेगी इनको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, ध्यान देना, ये तो धरातल के ऊपर ये ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं शंकु, इन्हें क्या कहते हैं? ऊंचे उठे भाग, ठीक है। एक होता है कि ज्वालामुखी जब निकलती है तो वहाँ पर ज्वालामुखी के यहाँ पे निकलती है तो एक विस्फोट होता है। जब किसी धरातल पर, जैसे मानो यहाँ इस भाग में निकली और यहाँ जमा होती रही, लेकिन इस मान लो प्लेट है, इसमें ये इसका विवर है, मुख है, यहाँ से ज्वालामुखी निकली तो ये विस्फोट के साथ निकली। विस्फोट क्यों होता है? क्योंकि इसका आंतरिक जो बल है वो तेज हो जाता है। यहाँ पर अगर मंद रूप से भी डार्ट लग गई तो आंतरिक भाग में इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये इस चट्टान को तोड़ करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ एक विस्फोट होता है तो इस क्षेत्र में एक गड्ढा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? गड्ढा पड़ जाएगा, जिसको हम धंसाव की क्रिया कहते हैं या अवतलन कहते हैं। तो इस धंसे हुए भागों में भी यहाँ पे कई स्थलाकृतियाँ निर्मित हो जाती हैं, जिसको यहाँ पे हम क्रेटर या काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये धंसी हुई आकृति होती है, कीपनुमा आकृति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्रेटर या काल्डेरा। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर या काल्डेरा। ये हम पढ़ेंगे जब इसके बीच में जो स्थलाकृतियाँ आएंगी तब इसकी डिटेल में बात कर लेंगे। एक बार ये से समझ लो कि जब केंद्रीय उद्भेदन होता है या तो वो शंकु का निर्माण करेगा, जो केंद्रीय उद्भेदन होगा वो तो या तो क्या करेगा? शंकु का निर्माण करेगा, जो ऊंचे उठे हुए भाग होंगे, या वहाँ पर जो भाग है, इस प्लेट है, वहाँ से जहाँ ज्वालामुखी निकल रही है वहाँ विस्फोट के साथ अगर वो ज्वालामुखी निकलेगी तो वहाँ पर गहरा गड्ढा बना देगी। जहाँ उसका मुख है वहाँ पर उस चट्टानों को तोड़ते हुए वो ज्वालामुखी निकलती है, जिसके कारण वहाँ पर गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। और वहाँ पर गड्ढे का निर्माण होगा तो वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रेटर या काल्डेरा कहते हैं। जबकि ऊंचे उठे भागों को हम क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। ये शंकु भी कई रूपों में होते हैं जिनकी हम अभी चर्चाएं करने जा रहे हैं। ज्वालामुखी जो शंकु होते हैं उनकी हम बात करें तो ज्वालामुखी शंकु जब लावा का जमाव त्रिभुज रूप में या त्रिभुजाकार रूप में होता है तो उसको शंकु कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी जो आकृति होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जो आकृति बनेगी वो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होगा उस पर निर्भर करता है कि वो लावा किस प्रकार का है। जो यहाँ पर जो शंकु की आकृति बनती है वो किस पर निर्भर करता है कि यानी मेग्मा जो निकलता है, लावा जो निकलता है ज्वालामुखी से, उस पर निर्भर करेगा कि वो ज्वालामुखी किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति क्या है, यानी उसका जो गाढ़ापन या पतलापन जो है वो किस प्रकार का है, अम्लीय है या क्षारीय है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ये बात होती है। तो अब हम ज्वालामुखी जो शंकु होते हैं, ज्वालामुखी शंकु, पहला ही पॉइंट है अपना ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु जो पढ़ेंगे हम, इसके अंदर कई प्रकार हैं। इसके अंदर हम जैसे सेंटर शंकु की बात करेंगे, हम यहाँ पे अम्लीय शंकु की बात करेंगे, क्षारीय हवाई तुल्य शंकु की बात करेंगे, परतदार शंकु की भी बात करेंगे जिसको मिश्रित कंपोजिट बोलते हैं, परपोषित शंकु की भी बात करेंगे, शंकु में शंकु की भी बात करेंगे। तो इस प्रकार के कई प्रकार के शंकु की स्थलाकृतियाँ जो है वो यहाँ पर निर्मित की जाती हैं, लेकिन हम इनको एक एक करके अब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमें ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे हैं। उसके अंदर दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, एक तो केंद्रीय उद्भेदन यानी ज्वालामुखी केंद्रीय उद्भेदन से निकलती है जिसका उद्गार, और एक दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी निकलती है। तो दोनों से अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इससे अलग प्रकार की बनेगी और इससे अलग प्रकार की बनेगी। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती है, या तो इस यहाँ पे बात करें हैं केंद्रीय उद्भेदन की बात करें, यहाँ पे दो तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, या तो ये शंकु के रूप में बनेगी या ये धंसाव के रूप में बनेगी। दो स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, या तो ये धंसाव में क्रेटर काल्डेरा का निर्माण करती हैं, या ये ऊपर उठा हुआ भाग गुंबदनुमा भाग जो शंकु का रूप लेती है इसकी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हम पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ये ज्वालामुखी शंकु है वो किस पर निर्भर करता है,
वो करता है जो आंतरिक भाग से निकलने वाला जो मैग्मा है उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रवृत्ति का है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट है अपना सिंडर शंकु। ज्वालामुखी शंकु में पहला पॉइंट क्या है? सिंडर शंकु। इसकी आकृति देख लो, इसकी आकृति यह बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। यहाँ पर ये इसका मुख है, यहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है, निकलने के बाद में यहाँ पर ये जमा होती रहती है। तो इस प्रकार की आकृति, यानी जिस ज्वालामुखी पर्वत की आपको दूर से देखने से ऐसी आकृति दिखे तो आप समझ जाना कि ये सिंडर शंकु है। किस प्रकार का शंकु होगा? सिंडर शंकु। इस प्रकार का जो शंकु होगा इसका निर्माण कैसे होता है? एक तो ज्वालामुखी से धूल निकलती है, राख निकलती है, विखंडित जो पदार्थ निकलते हैं, उन विखंडित पदार्थों के धूल और राख के जो जमाव होते हैं उनसे इस प्रकार की पर्वत या शंकु का निर्माण होता है। यानी आंतरिक भाग से धूल, राख और जो विखंडित पदार्थ हैं वो आकर के ऐसे जमा होते जाते हैं। जैसे यहाँ से नहीं, जैसे यहाँ ये स्थान था, यहाँ से ज्वालामुखी निकली, यहाँ से निकलते ही इस क्षेत्र में जमा होता गया। ऐसे जमा होगा तो धीरे धीरे राख और शंकु, देखिए आप किसी भी जगह पे ध्यान देना, आप यूँ करें, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मिट्टी को अपने हाथ में लो, मिट्टी को अपने हाथ में लो और एक समतल प्लेट के ऊपर उस मिट्टी को एक जगह स्थान रख करके यहाँ पे गिराओ, गिरेगा तो अब देखो उसके जो ढेर सा रूप बनेगा, उसका शंकु का रूप बनेगा। आप उसको मिट्टी को गिरा करके देखना कि उसकी आकृति आपको किस तरीके की नज़र आती है। तो वैसे ही इस ज्वालामुखी से निकले हुए जो राख और धूल है, विखंडित पदार्थ, उनसे इस प्रकार की आकृति आपको नज़र आएगी। तो उसको कहते हैं सिंडर शंकु। ठीक है, इसमें तरल लावा होता है वो बिल्कुल कम होता है। तरल होगा तो वो फैल जाएगा, अगर तरल निकलेगा तो वो फैल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आकृति नहीं बनाएगा, वो यहाँ से निकला और फैल जाएगा। ठीक है, तो सिंडर शंकु होगा, उसमें तरल लावा होता है वो कम होता है। इसका जो ढाल होगा वो उत्तलाकार होगा। किस प्रकार का होगा? अवतलाकार होगा, यानी इस प्रकार का ढाल होगा। आप इसको बना के देख सकते हो घर पे मिट्टी से। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में हम जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें, इसके ढाल तो अवतलाकार देख लिया, इसका जो एग्जाम्पल के रूप में देखें कि इस प्रकार का शंकु हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, तो जोरलो जो पर्वत है, जोरलो पर्वत है मैक्सिको का, वहाँ पर इस प्रकार का सिंडर शंकु है। यानी इसका एग्जाम्पल क्या है? जोरलो पर्वत शंकु। पर्वत शंकु ये है कहाँ पर? मैक्सिको में, यूएसए के पास में जो देश है मध्य अमेरिका का मैक्सिको, यहाँ पर इस प्रकार का आपको शंकु देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंडर शंकु। ठीक, दूसरा है अम्लीय शंकु। दूसरा कौन सा होगा? अम्लीय। अम्लीय शंकु। पहले इसकी आकृति देख लो। जब हम बात करते थे कि अम्लीय जो प्रकार है लावा का, उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और ज़्यादा सिलिका की मात्रा होने के कारण उसका जमाव होगा वो गाढ़ा रूप में होगा, यानी गाढ़ा प्रकार का है। तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होगा, देखिए यहाँ पे पतला जो होगा वो तो फैल जाता है लावा। ठीक है, ये गाढ़ा होगा। यहाँ पे जैसे इस क्षेत्र में ये इसका मुख है, यहाँ से लावा निकला, निकलते ही यहाँ पे जमा हो गया। जैसे जैसे निकला वहाँ पे इस क्षेत्र में निकलता गया और जमा होता गया, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। समझ गए बात? यहाँ पे जमा होता गया और इस रूप में ये जमा होने के बाद में इसकी आकृति इस प्रकार से, अम्लीय शंकु की आकृति इस प्रकार से हो जाती है। जैसे ये मुख है इसका, यहाँ से कोई लावा है, वो लावा यहाँ पे बाहर की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आकृति यहाँ पे उत्तलाकार है। किस प्रकार की आकृति होगी? ये उत्तल के आकार की। अवतलाकार तो ये होती है, या यूं भी कह सकते हो ये जो आकृति बनती है ये भी अवतलाकार है, लेकिन जैसे यूं आकृति बने, इस आकृति को यहाँ पे उत्तलाकार कहते हैं। उत्तलाकार, यानी इस प्रकार की जो अम्लीय शंकु होंगे उसका ढाल कैसा होगा? ढाल उत्तलाकार होंगे। समझ गए? इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। सिलिका मात्रा ज़्यादा या अधिक। समझ गए बात?
तो इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, उसको हम अम्लीय शंकु कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सा शंकु कहेंगे? अम्लीय शंकु, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसका ढाल होता है वो ढाल उतलाकार होता है। कैसा ढाल होगा? उतलाकार ढाल होगा। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम बात करें स्ट्राम्बोली की। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, एग्जाम्पल के रूप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। कहाँ है? इटली में, यानी भूमध्य सागर में जो सिसिली द्वीप पर है। वो ज्वालामुखी कौन सी है? यहाँ पे स्ट्राम्बोली। और एक क्राकाटोवा जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया वाली, कौन सी? क्राकोटोवा। क्राकोटोवा ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी दोनों, इसमें जो निर्मित पर्वत हुआ वो पर्वत अम्लीय शंकु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जो पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं स्ट्राम्बोली और क्राकोटोवा। ठीक है, तो इसकी हम बात करें अम्लीय शंकु की, तो इस प्रकार की आकृति अम्लीय शंकु की बनती है। ठीक है, तीसरा है क्षारीय हवाई तुल्य शंकु। तीसरा जो शंकु बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? क्षारीय या हवाई तुल्य। इसका सीधा सा आपने पढ़ा हुआ है कि इसका जो लावा होगा वो अत्यधिक पतला होगा और हल्का लावा होगा। इस प्रकार के जो शंकु का निर्माण हम बात करें तो यहाँ इस प्रकार के शंकु में जैसे यहाँ का जो लावा होगा, लावा तो पतला होगा। ठीक है, पतला लावा, हल्का लावा होगा, जिसके कारण ये जैसे ही निकलेगा और निकलते ही ये जो लावा है, जैसे ये नली है, ये फैल जाएगा। ये क्या होगा? फैल जाएगा। इस प्रकार का जो फैलना होगा लावा का, यानी इस क्षेत्र में जो लावा निकल रहा है वो ऐसे फैल जाता है, तो उस लावा को हम यहाँ पे क्षारीय प्रकार का या हवाई तुल्य शंकु की आकृति में इसको मानते हैं। पतला लावा होगा, जल्दी निकल करके धरातल के ऊपर फैल जाता है। तो यहाँ पर फैले हुए लावा को यहाँ पे इस शंकु को सिल्ड शंकु भी बोलते हैं। इस प्रकार का जो शंकु होगा इसको सिल्ड भी बोलते हैं, सिल्ड शंकु। क्या बोलते हैं इसको? इस प्रकार के शंकु को सिल्ड भी बोलते हैं, इसको बेसिक भी बोलते हैं। क्षारीय को बेसिक शंकु भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना, बेसिक शंकु। हवाई तुल्य जो आकृति है, हवाई के ऊपर जो ज्वालामुखी निकलती है, मोना लोवा मोना की पर्वत है, वहाँ पर इस प्रकार की ही ज्वालामुखी आती है जहाँ पे मैग्मा पतला होता है, निकलते ही ये फैल जाता है, यानी अवतलाकार रूप में फैल जाता है। मोना लोवा जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर, वो सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है इसका। तो एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले सकते हो यहाँ पे? मोना लोवा ज्वालामुखी, मोना लोवा ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप किस देश के अंडर में है? यूएसए की। ठीक है, तो ये हवाई द्वीप की ज्वालामुखी है मोना लोवा, जो कि क्षारीय हवाई तुल्य प्रकार की ज्वालामुखी का शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो प्रकार है क्षारीय या हवाई तुल्य शंकु के बाद में परतदार शंकु। कौन सा है? परतदार। परतदार। इस परतदार शंकु की बात करें तो इसको मिश्रित शंकु भी कहते हैं, मिश्रित, और इसको कंपोजिट शंकु भी कहते हैं, कंपोजिट शंकु। ठीक है, इसको कौन सा शंकु कहते हैं? परतदार भी कहते हैं, मिश्रित शंकु भी कहते हैं, और इसको कंपोजिट भी कहते हैं। ये शंकु पर शंकु है। ठीक है, ये शंकु है, सभी शंकुओं में सबसे ऊंचे होते हैं। पहली बात, ये जितने भी शंकु आप पढ़ रहे हो उन शंकुओं में सबसे ऊंचे शंकु होंगे वो यही हो। इनमें जो लावा होगा, उनका जो जमाव होगा लावा का, वो परत रूप में होगा, परतदार रूप में होगा। जैसे निकला फिर उसके अंदर परतदार रूप में हो गया, फिर कई दिनों के बाद में जैसे अत्यधिक ऊंचे सुडौल और बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत इससे बन जाते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र में ये ज्वालामुखी निकली, और ज्वालामुखी निकलने से यहाँ पर इस क्षेत्र में इस प्रकार का शंकु निर्मित हो गया। ठीक है,
कुछ दिनों के बाद में इसमें फिर से इसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी आई, और ज्वालामुखी आई तो सुषुप्त जैसे हमने पढ़ते हैं ना, सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी कुछ दिनों के बाद में उद्गार होता है। तो यहाँ पर जैसे इस क्षेत्र में यहाँ तक उद्गार हो गया था एक बार, फिर कुछ दिनों के बाद में कई दिन तक इसमें कोई ज्वालामुखी नहीं आई, उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक ज्वालामुखी निर्मित हुई, और निर्मित होने से यहाँ पर फिर से इस परतदार पर्वत का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे परतदार रूप में, यानी इस परतदार रूप में सुषुप्त प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है इसको परतदार कहते हैं। इस परत के बाद में दोबारा ये परत बनी हुई है, तो ये ऐसी जो ज्वालामुखी होती है इसको मिश्रित ज्वालामुखी पर्वत या मिश्रित शंकु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आती है, तो इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसके भी एग्जाम्पल हैं सुषुप्त शंकु के रूप में हम पढ़ रहे थे। एक तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है, कौन सी ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ की ज्वालामुखी है, जापान की ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, जो कि इस प्रकार की परतदार शंकु का निर्माण करती है। दूसरी ज्वालामुखी देख सकते हैं हम, सस्ता है, रेनियर, हुड, ये 3 ज्वालामुखी हैं यूएसए की। कहाँ की है, यूएसए की। इसके अंदर भी यहाँ परतदार इस शंकुओं को हम देख सकते हैं। और अगर एग्जांपल देखें तो एटना जो ज्वालामुखी है और यहाँ पे विसुवियस ज्वालामुखी है, विसुवियस, ये दोनों ही कहाँ पर है, इटली में। यहाँ पर इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है इनके अंदर भी ये जो शंकु निर्मित होता है वो परतदार शंकु ही निर्मित होता है। तो आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हो, फ्यूजियामा जापान वाली, सस्ता रेनियर हुड यूएसए की हैं, एटना विश्वेश ज्वालामुखी इटली की है। ये जो ज्वालामुखियाँ परतदार शंकु का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो शंकु है वो परिपोषित शंकु है। कौन सा है अगला शंकु, वो है 5वें नंबर पे परिपोषित शंकु। कौन सा शंकु होगा, परिपोषित शंकु है। ये परिपोषित शंकु किस प्रकार का है, जैसे हम बात करेंगे, एक बार इसकी डिटेल देखते हैं। जब ज्वालामुखी की बात करें तो इस शंकु का जो विस्तार है वो अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। इसकी जो मुख्य नली है, जो भी नली है, उसमें छोटी छोटी शाखाओं के रूप में, उपशाखाओं के रूप में ये निकल आती हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि छोटे छोटे इसमें शंकु बन जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कभी कभी इनका आकार बहुत बड़ा भी हो जाता है। जैसे हम इसका डायग्राम देखें उसके अंदर अपने को समझ में आ जाएगा कि जैसे मानो ये वाला क्षेत्र है, ये प्लेट है, यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है, इस भाग से ज्वालामुखी निकलती है, ये इसका मुख्य विवर है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ एक पर्वत का निर्माण कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र या शंकु का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इतना दबाव लग जाता है प्रेशर का कि यहाँ पे कोई दरारी भाग होगा, यहाँ पे कोई दरारी भाग है, तो ये जो लावा होगा इस दरारी भाग से निकलता हुआ, यानी इसका मुख यहाँ पर बन जाएगा। समझ रहे हो बात, यहाँ पे ज्वालामुखी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी देखें तो एक दरार यहाँ पे है इस पर्वतीय क्षेत्र में, तो इससे से भी यहाँ पे ज्वालामुखी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी निकलेगा तो ये जमाव होगा, और इधर से मैग्मा निकलेगा तो यहाँ भी तो शंकु का निर्माण हो जाएगा। यहाँ भी तो क्या कर देगा, ये शंकु का निर्माण कर देगा, इधर भी शंकु का निर्माण हो जाएगा। समझ गए, यानी इसकी आकृति इतनी बड़ी हो जाती है कि ये आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इसके पर्वतीय शंकु के ऊपर शंकु बन गए हैं। यहाँ भी शंकु बन जाएगा, छोटे छोटे शंकु बन जाएंगे, यहाँ ये बन नहीं रहा बड़ा शंकु। तो आप यूँ कहते हैं परिपोषित शंकु क्या होता है कि कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि ये शंकु पे शंकु की आकृति बन जाती है, यानी छोटी छोटी उपशाखाओं के रूप में यहाँ पर निकलने वाले जो मुख है, इसके पीछे नली है, वहाँ से छोटे छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है। तो परिपोषित शंकु जो है, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं जो परिपोषित शंकु है यूएसए वाला, जो सस्तिना शंकु है, सस्तिना शंकु है, जो मास्टर सस्ता का परिपोषित शंकु माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद में जो अगले स्थलाकृति है शंकु में शंकु, अगली क्या है, शंकु में शंकु। ये किस प्रकार का होता है, शंकु में शंकु का मतलब होता है कि विश्वेश में इस प्रकार के 3 शंकु है, ये मानो ये एक शंकु बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक शंकु है, ये शंकु बना हुआ है। ठीक है, अब कई दिनों के बाद में जैसे एक बार इसके अंदर ज्वालामुखी नहीं आई, फिर कुछ दिनों बाद में इसमें हल्के रूप में ज्वालामुखी आई। ठीक है, फिर यहाँ से कोई पदार्थ निकला और यहाँ पर ये पर्वत का निर्माण कर दिया इसके ऊपर, यहाँ पे
ठीक है। तो ये कैसा होता है, यहाँ पर भी शंकु बन गया ऊपर इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में, जैसे ये तो पहले तीव्र गति से ज्वालामुखी आई उसके द्वारा शंकु बना है, ठीक है। लेकिन जब बाद में आता है तो ये ज्वालामुखी तीव्रता, इसकी तीव्रता नहीं होनी चाहिए, तीव्रता होगी तो ऐसे शंकु नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा शंकु इसके ऊपर बन जाता है, शंकु के ऊपर शंकु, तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं शंकु में शंकु। इस प्रकार का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। विश्वेश प्रकार की जो ज्वालामुखी है इटली की और एक एटना है, उनके अंदर शंकु बने हुए हैं। तो विश्वेश में 3 शंकु बने हुए हैं और जो एटना ज्वालामुखी है उसके जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर 2 प्रकार के शंकु बने हुए हैं। तो यहाँ पर शंकु में शंकु आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो स्थलाकृति है शंकु के बाद में गुंबद की, दूसरी स्थलाकृति कौन सी है, गुंबद। ये तो शंकु की हो गई। दूसरा अपने को पढ़ना है गुंबद। केंद्रीय उद्भेदन से गुंबद की आकृति भी बनती है। गुंबद को डोम बोलते हैं, डोम। इसको कौन बोलते थे, ये गुंबद है। ये गुंबद जब लावा का जमाव उल्टी तस्त्री नुमा हो जाता है या छतरी नुमा हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी गुंबद बोलते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ पे जो ये दरारी भाग है और दरारी भाग से इस प्रकार की आकृति बन जाती है। किस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति, ये मुख है इसका, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं, गुंबद कहते हैं। तो इसके अंदर एक स्थलाकृति और बनती है जिसको हम लावा डाट बोलते हैं। लावा डाट, ये क्या होता है, लावा डाट या पलक, लावा पलक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जो ये लावा डाट है ये क्या होता है, तो ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं कि मिश्रित जो शंकु बनते हैं, जब हमने क्या पढ़ा, परतदार और मिश्रित जो शंकु पढ़ते थे उसके अंदर हम जब मिश्रित शंकु की बात करते हैं, जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है, जब मिश्रित शंकु कब बनते हैं, पहले एक शंकु हमने क्या बात की, शंकु में शंकु यहाँ पर निकल गया, इस परतदार शंकु की बात की थी, मिश्रित शंकु की बात की थी कि एक बार ज्वालामुखी आ गई, सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी, उसके बाद में कुछ समय के बाद में ज्वालामुखी आती है। तो जब शांत रूप होता है ज्वालामुखी का उस समय उसकी जो नली होती है, जो पिच्छक होता है, ये पिच्छक या नली, इसका जो छिद्र है ये ठोस लावा जो होता है उससे बंद हो जाता है, यानी मलबा आकर के उसमें जमा हो जाएगा और ठोस लावा से वो बंद हो जाएगा उसका मुख, ठीक है। जब ये शंकु या गुंबद का जो अपर्दन होता है तो ये जो बंद हुआ नली है इसका, वो एक स्तंभ की भांति वहाँ पर खड़ी रहती है, यानी वो ठोस लावा होता है वो अपर्दित नहीं होता, जिसके कारण वो एक स्तंभ की भांति खड़ी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी लावा या डाट या लावा पलक के रूप में है। ऐसे देख सकते हैं इसको आप। जैसे मानो ये है इसकी नली, इसमें जो भी हुआ लावा, ठोस लावा है वो आकर के इसमें जमा होता रहा, इसके अंदर जमा हो गया इस क्षेत्र में, ठीक है। इस क्षेत्र में इतने भाग में वो लावा है वो जमा हो गया, समझ गए बात। अब धीरे धीरे इस शंकु का अपर्दन हुआ और इस क्षेत्र में अपर्दन की क्रिया हुई, तो इस भाग में अपर्दन होने से इस शंकु है, ये शंकु नीचा हो गया, ये गुंबद क्या हो गया, नीचा हो गया, समझ गए बात। किसके कारण, ये अपर्दन की क्रिया के कारण। अपर्दन जब होता है किसी पर्वतीय क्षेत्र का तो ये अपर्दन होने से ये नली है वो नली ऐसी की ऐसी रह गई। क्यों, क्योंकि इसका अपर्दन नहीं हुआ, क्योंकि ये ठोस लावा है, ये मलबा है, ठोस है, जिसके कारण इसका घटाव इतनी आसानी से नहीं हो सकता। जबकि ये भाग है वो कोमल चट्टानों का है, तो कोमल भाग होते हैं वो जल्दी अपरदित हो जाते हैं। तो बीच का ये भाग होता है, ये नली जो है इस ज्वालामुखी की, वो ऊपर एक डाट के रूप में या पलक के रूप में आपको दर्शे होगी या आपको दिख जाएगी कि इस प्रकार की नली का अपर्दन नहीं हुआ है, जिसको हम लावा डाट बोलते हैं। यानी ज्वालामुखी की नली में जो मलबा आकर के जमा था एक डाट का रूप करते हैं कि यहाँ से कोई मेग्मा बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा डाट या लावा पलक की आकृति बोलते हैं। इस प्रकार के जो ये वाले एग्जाम्पल हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो ब्लैक हिल्स है यूएसए का, कौन सा है, ब्लैक हिल्स, यूएसए का ब्लैक हिल्स है। और एक एग्जाम्पल है यूएसए का ही डेविल टावर, कौन सा है, डेविल टावर। इसमें इस प्रकार की लावा डाट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आकृति हो गई गुंबद की, कौन सी आकृति हो गई, ये गुंबद की आकृति हो गई। इसके बाद में हम इसी केंद्रीय उद्गार से जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहाँ पे गड्ढे निर्मित या अवतलाकार या धंस जाते हैं भाग, उसकी आकृतियाँ पढ़ते हैं तीसरे क्रम में। वो कौन सी है, क्रेटर,
कौन सी आकृति है वो? क्रेटर की। तीसरी आकृति है क्रेटर, ठीक है, जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी जो छिद्र होता है जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है उसके ऊपर जो गर्तनुमा आकृति बनती है विस्फोट से, वहाँ पे जो गड्ढा बनता है, जैसे किसी स्थान पे आप विस्फोट करोगे उस जगह पे जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। उस गर्त को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ये प्राय हम कहते हैं कीपाकार, जो कीपाकार आकृति होती है इस प्रकार की, यहाँ पे इस प्रकार की जो आकृति होती है, यानी ये आकृति होगी तो इसको हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। और ये गर्त जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो उस समय बनती है। जब इस क्रेटर में जल भर जाता है, इसमें क्या भर जाता है? जल भर जाता है, ये जल से भर जाती है पूरी, तो इसको हम क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, इसके ऊपर ये गड्ढा बन गया था, ये वाला गड्ढा है, इस गड्ढे में अगर पानी भर जाता है इतने भाग में तो इसको क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर झील। अलास्का जो क्षेत्र है यूएसए का, वहाँ पे शांत जो ज्वालामुखी है वहाँ पर एनिया कचक का क्रेटर है। कौन सा? एनिया कचक का क्रेटर है, वहाँ पर इस प्रकार की स्थलाकृतिक झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। अलास्का यूएसए में है, वहाँ पर शांत ज्वालामुखी है। जब किसी ज्वालामुखी की हम बात करते हैं तो क्रेटर का जो अधिकतर जो विस्तार है, विस्तार हो जाता है, तो पुनः ज्वालामुखी अगर वहाँ पर उद्गारित हो जाती है छोटे पैमाने पर, पहले क्रेटर का निर्माण हो गया, ठीक है, अत्यधिक विस्तार हो गया वहाँ पर, उस क्रेटर का ये क्रेटर बन गया, फिर हम पुनः अगर हम देखें कि जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार छोटे पैमाने पे कम तीव्रता का अगर वहाँ पे उद्गार होता है तो क्रेटर के अंदर कुछ शंकु बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाते हैं? शंकु। जैसे इस नली में ही कुछ यहाँ ज्वालामुखी आई, ध्यान देना, ये तो क्रेटर पहले बन गया विस्फोट के कारण, अब इसके अंदर और ज्वालामुखी आई तो इसके द्वारा जो निकले हुए जो विखंडित पदार्थ हैं, धूल है, राख है, उनके द्वारा इसके यहीं पे जमता गया वो, और इसके अंदर एक यहाँ शंकु का निर्माण कर दिया। इसके क्रेटर की तली में ही क्या हो जाता है? शंकु का निर्माण हो जाता है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पे छोटे क्रेटर का निर्माण भी हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में शंकु होगा तो उसके अंदर कुछ मात्रा में विस्फोट होगा तो उसके बीच में भी छोटा एक क्रेटर का निर्माण हो जाता है, तो उस आकृति को घोंसलेदार क्रेटर कहते हैं, यानी घोंसले की आकृति कहते हैं। क्योंकि घोंसले की आकृति हो गई, यहाँ पर ये क्रेटर बना हुआ है, यहाँ पे फिर शंकु बना, शंकु के ऊपर यहाँ पे क्या बन जाता है? क्रेटर बन जाता है, ठीक है। तो इस क्रेटर के अंदर क्रेटर है तो इसको हम क्या कहते हैं? घोंसलेदार क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? घोंसलेदार क्रेटर कहते हैं, ठीक है, जिसको सामूहिक क्रेटर भी बोलते हैं। सामूहिक यानी समान। ऐसे क्रेटर हम कह सकते हैं, जैसे एक तो फिलीपींस की जो माउंट ताल ज्वालामुखी है उसके अंदर 3 क्रेटर बने हुए हैं, ठीक है। इटली की जो विसुवियस है इसके अंदर 3 क्रेटर बने हुए हैं। इटली की जो एटना ज्वालामुखी है वहाँ पर 2 क्रेटर बने हुए हैं। तो इस प्रकार की आकृति हम देख सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है, प्रथम उद्गार जो हुआ उससे कम तीव्रता का उद्गार अगर दोबारा होगा उस क्रेटर के अंदर तो उसमें ऐसी आकृति देखने को अपने को मिलेगी, ठीक है। जब परिपोषित शंकु की बात करते हैं तो क्रेटर के अंतर्गत क्रेटर बन जाते हैं, उसको हम आश्रित क्रेटर बोलते हैं। परिपोषित शंकु के अंदर जो उप शाखाओं के रूप में जो नली निकलती हैं वहाँ पर भी कुछ क्रेटर बन जाते हैं, तो उस प्रकार के क्रेटर को क्या कहेंगे? हम आश्रित क्रेटर कहेंगे, ठीक है। जैसे मानो ये तो क्रेटर के अंदर क्रेटर था जिसको घोंसलेदार क्रेटर कहा, अगर वो परिपोषित रूप में ऐसे हुआ और यहाँ पर एक क्रेटर बन गया, यहाँ पे बन गया और यहाँ पर बन गया, तो इस बड़े वाले क्रेटर का आश्रित क्रेटर बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? आश्रित क्रेटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगली जो स्थलाकृति है चौथे नंबर की, कालडेरा। क्या है? कालडेरा। कालडेरा की अगर बात करें तो कालडेरा का जो निर्माण होता है वो इस क्रेटर का विस्तृत रूप होता है, यानी ये तो छोटा रूप हो गया, इसका अगर विस्तृत रूप देखें तो उसको हम कालडेरा बोलते हैं। क्रेटर का विस्तृत रूप ही क्या होगा? कालडेरा, यानी बड़ा गड्ढा, यानी बड़ी गर्त, तो उसको हम कालडेरा कहते हैं। इसका निर्माण 2 तरीके से होता है। प्रथम, जब क्रेटर में धंसाव होता है, प्रथम जो कारण है इसका, प्रथम प्रकार है, 2 प्रकार से इसका निर्माण होता है। पहला प्रकार है जब क्रेटर में धंसाव होता है तो उसका पर्याप्त विस्तार हो जाता है, उसे कालडेरा कहते हैं। यानी एक तो इसका ज़्यादा फैलाव हो जाता है, ज़्यादा विस्तार हो जाता है गड्ढे का। ऐसा हम कहाँ देख सकते हैं? जापान का आसो क्रेटर है और यूएसए की क्रेटर लेक है, वहाँ पर धंसाव के कारण वहाँ कालडेरा का निर्माण हुआ है,
ठीक है। दूसरा मत के अनुसार अगर हम देखें इसका निर्माण, तो हम कहें कि ज्वालामुखी का जो अत्यधिक विस्फोटक उद्भेदन होता है, यानी अत्यधिक विस्फोट से ज्वालामुखी निकलती है, तो वहाँ पर अत्यधिक भयंकर विस्फोट के कारण इस क्रेटर का ऊपरी जो भाग होता है, यानी ये क्रेटर बना हुआ है, यहाँ अत्यधिक विस्फोट से ये ऊपरी भाग जो होते हैं ये भी उड़ जाते हैं उसके साथ में, ज्वालामुखी के उद्भेदन के साथ में ही ये भी उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे गहरा गड्ढा या बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो इस प्रकार के जो स्थलाकृति बनाएगा, बड़ा रूप होगा, विस्तृत रूप होगा, तो उसको हम कालडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कालडेरा कहते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो कालडेरा है वो आसो कालडेरा है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा कौन सा है? आसो कालडेरा। ठीक है। कहाँ पर है? जापान में। ठीक है। इसका जो व्यास होगा, आसो कालडेरा का व्यास 112, यहाँ पर 112 किलोमीटर का है, 112 किलोमीटर, यानी ये जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये इतनी हो जाती है, 112 किलोमीटर लंबाई का ये इसका व्यास है, या इस गड्ढे का व्यास है 112 किलोमीटर। इतना बड़ा कालडेरा होता है। ठीक है। और अत्यधिक विस्तृत कालडेरा को क्या कहते हैं? ज़्यादा ही विस्तृत हो जाता है कालडेरा तो उसको सुपर कालडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कालडेरा। जैसे उत्तर पश्चिमी जो सुमात्रा है, इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, उसमें लेक टोवा कालडेरा सुपर कालडेरा का ही उदाहरण है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 1900 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तरी पश्चिमी सुमात्रा है उसका जो कालडेरा है लेक टोवा, कौन सा है? लेक टोवा कालडेरा, जिसको सुपर कालडेरा बोलते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। जैसे हम अपने भारत की बात करें तो कालडेरा के रूप में जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है, लोनार झील कालडेरा में ही स्थित है। कालडेरा बन गया था, उसके बाद में लोनार झील, वहाँ पे ज्वालामुखी निर्मित हुई थी, जिसके कारण वो गड्ढा पड़ गया, उसके अंदर पानी भर गया, जिसको हम झील बोलते हैं, जिसको हम लोनार झील बोलते हैं। कौन सी झील? लोनार। राजस्थान की जो पुष्कर झील है वो भी कालडेरा में स्थित है। और यूएसए की ओरेगन झील है, यूएसए की ओरेगन झील, वो भी कालडेरा में स्थित है। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों में पानी भर जाता है तो वो झील का निर्माण कर लेते हैं। यानी इस प्रकार से हम इसकी केंद्रीय उद्भेदन की 4 स्थलाकृतियाँ पढ़ी। एक तो शंकु पढ़ा, जिसके अंदर कौन कौन से? सिंडर शंकु, अम्लीय शंकु, क्षारीय हवाई तुल्य शंकु है, परतदार या मिश्रित शंकु या जिसको कंपोजिट शंकु बोलते हैं, परपोषित शंकु, शंकु में शंकु, फिर हमने गुंबद की आकृति देखी जिसमें लावा डाट के रूप में देखा, उसके बाद में हमने क्रेटर पढ़ा, फिर कालडेरा पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी प्रकार की स्थलाकृति पढ़ेंगे वो दरारी उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी होगी उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है। ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।